नमस्कार साथियों, सरेराह के एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सरेराह के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि ज्योतिष विद्या के बारे में आप जितना इनसे जान सकते हैं वे काफी कम होगा। आज हमारे खास मेहमान हैं जो हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। और नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। इनके बारे में मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूंगा कि ये अजमेर के साथ साथ दिल्ली में ज्योतिष के बारे में कई लोगों को अपनी शिक्षाएं दे चुके हैं और आज भी ये फ्री लॉन्सर के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही कई विश्वविद्यालयों में भी ये जो है कार्यक्रम में मौजूद हो चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में आप लोगों को? मेरा नाम आचार्य कुंज बिहारी शर्मा है जी। और मैंने ज्योतिष विषय को लेकर के ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और उसकी शिक्षा, उसकी शास्त्रीय आचार्य जैसे ग्रेजुएशन, पीजी आप कहिए, और अपनी डॉक्टरेट ये उसमें की है। और इसके साथ साथ मैंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वेबिनार और इन सब आयोजनों में मैंने प्रतिभाग भी लिया है। उनके सफल आयोजन के अंदर मैंने अपना सहयोग भी दिया है। आदरणीय गुरुजनों के माध्यम से उनके शरण में बैठ करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। और पढ़ने पढ़ाने का और पढ़ाने का कार्यक्रम भी मैं करता हूँ। तो मैं छोटे ग्रुप्स में ही शिक्षा देता हूँ ज्योतिष की। जो लोग उसके जिज्ञासु हैं उन्हें मैं अल्प समय के अंदर कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। सर, अभी कुछ टाइम पहले आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था और काफ़ी लोगों ने देखा भी था, चर्चा में भी था। ज्योतिष को लेकर एक आपका कार्यक्रम हुआ था बनारस में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक सेमिनार था, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था, जो वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित था। और उसमें हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी के समन्वयन में वह निर्देशन में चला था। और उसके अंदर जो है विज्ञान को लेकर के ज्योतिष के माध्यम से जो चर्चाएं हो सकती हैं, और ख़ास तौर से अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के, उसके अंदर मैंने अपना शोध पत्र वहाँ प्रस्तुत किया था कि कैसे भूकंप, बाढ़ या किसी प्रकार के प्राकृतिक उत्पात की घटनाओं में जो ज्योतिषीय तत्व हैं, ग्रहों के योग हैं या ग्रहों के चार हैं या गंधर्व नगर का दर्शन, जिससे स्काई के लिए हम लोग हेलियोस बोलते हैं, 2 सूर्य का दर्शन हो जाना, या और भी प्रकार की जो चीज़ें हैं ग्रहण के कारण। जो 17 मार्च को विशेष रूप से हमारा उसमें यही था कि जो 17 मार्च को सूर्य ग्रहण था, जो कि भारत में दृश्य नहीं था, और 3 तारीख को होली के दिन जो चंद्र ग्रहण था, और दोनों के मध्य में जो भूकंप आए थे, उनको लेकर के एक डेटा एनालाइज करके हमने डिटेल में एक शोध पत्र वहाँ पर प्रस्तुत किया था। और उसे वहाँ पर सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ पर वैदिक विज्ञान केंद्र में वेद और ज्योतिष के विद्वानों के साथ साथ जो नासा से और इसरो से भी वहाँ पर वैज्ञानिक और भूगोल शास्त्र के भी वैज्ञानिक वहाँ पर विद्वान लोग उपलब्ध थे और उपस्थित थे। और वे लोग, अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो अपने शोध पत्र रखे वहाँ उन्होंने विज्ञान से ज़्यादा पारंपरिक विज्ञान यानी हमारी प्राचीन वेद विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को वहाँ पर आगे रखा और कहा कि इसके अंदर अनंत संभावनाएं। और अब आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली जो जिस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो रही है या जो शोध कार्य अब चलने वाले हैं, उनके अंदर हमारी पारंपरिक विद्याओं को प्राथमिकता दी जाने लगी है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व का विषय है भारत के लोगों के लिए। सर, दूसरा सवाल है कि ज्योतिष और ज्योतिष की जो प्राचीन धारा है, आधुनिक ज्योतिषी है और वर्तमान में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक प्रकार का मिथ है जिसे मैं बस्ट करना चाहूँगा, एक मिथ बस्ट है। क्योंकि ज्योतिष तो ज्योतिष है, शास्त्र तो शास्त्री है, वो प्राचीन भी वैसा ही था, अर्वाचीन भी वैसा ही है, आधुनिक युग में वैसा ही है। लेकिन हाँ, ज्योतिषियों का जो उसे दिखाने का जो तरीका है उसमें बदलाव आए हैं। यानी प्राचीन ज्योतिष वो जो है शुद्ध वैदिक गणित विज्ञान विधि से वो अपना कार्य करता है। आधुनिक में जो है आप उसे एक ही पक्ष देखते हैं कि जिससे हम किसी से कुछ पूछ सकें। ज्योतिष का केवल इतना कार्य नहीं है। ज्योतिष की कई सारी विधाएं जो अपना अपना कार्य करती हैं, जो पंचांग निर्माण से लेकर के पठन से लेकर के और लोगों की सहायता करने तक बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करती है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक ही प्रारूप दिखाई देता है कि ज्योतिष का मतलब कुछ पूछना अथवा बताना, लेकिन ये इसका एक बहुत छोटा सा स्वरूप है। इसके अलावा इसके बहुत व्यापक स्वरूप है, वो प्राचीन और अर्वाचीन में थोड़ा सा अंतर। सर, जो अच्छे ज्योतिष है उसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हर कोई ज्योतिष बन जाता है आजकल। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है जी। तो सही ज्योतिषी की पहचान के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये बात तथ्य योग्य, जानने योग्य है सिर्फ कि
हम जिसके पास से अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी लेना चाहते हैं, क्या वह व्यक्ति भी उतनी ही साधना के रूप से वैदिक विज्ञान को अपनी रीति से पढ़ के आया है कि नहीं? जी। क्या उसके पास में किसी मानक विद्यालय, महाविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के आधार पर कोई ग्रेजुएशन, पीजी या किसी स्तर की कोई डिग्री है, या सिर्फ वो अपनी हॉबी के तौर पर कर रहा? जी। तो हॉबी के तौर पर जो लोग कर रहे हैं उनसे मेरा कोई प्रतिरोध, कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा, यदि आप जिज्ञासा के तौर पर, हॉबी के तौर पर देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ना जीवन में होना चाहिए, पठन पाठन से कोई वैर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी के बारे में निर्णय करना, आपकी बात जो है वह व्यक्ति के लिए एक लकीर की तरह हो जाती है। तो आपको अपने शब्दों का चयन और किसी का निर्णय देने के लिए बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। तो आपको भी चाहिए कि जब आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं तो क्या एक बार हम उसकी डिग्री का परिचय नहीं देख सकते हैं, या उनसे पूछ नहीं सकते हैं कि आप कितने जानकार हैं? जिस प्रकार से साधारण रूप में अगर आपको मैं समझाऊं, यदि हमें किसी प्रकार से छोटा सा बुखार हुआ है, ठीक है, हम किसी मेडिकल स्टोर से या किसी परिचित व्यक्ति से या घर के नुस्खे से हो सकता है हम कई बार ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या ये गंभीर रोग में हो सकता है? बिल्कुल। तब आप अच्छे डॉक्टर का परिचय ढूंढते हैं, फिर आप उसमें ढूंढते हैं कि MBBS है, लेकिन ये MD है, लेकिन वो MS है और वो सीनियर प्रोफेसर है। यही क्रम यहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा सहायता मिलेगा। दूसरी बात, केवल आप सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनके फॉलोअर्स हैं या इनके व्यूज़ हैं, इस तरह से जो आजकल के बच्चे ट्रेंडिंग में देखते हैं, बट उसका वो जो बैक साइड है उसको भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो आप बैकलॉग के कारण आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो उचित नहीं है। सर, एक और छोटा प्रश्न था कि वैज्ञानिक पद्धति और उसके विविध आयाम के बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि त्योहार की तिथियों के बारे में जो संशय रहता है कि त्योहार 2 दिन मनाना है, कभी होता है दिवाली 2 दिन मनाते हैं, कभी होली, तो ये संशय रहता है लगातार। कुछ पंडित अलग बयान देते हैं, कुछ अलग बयान देते हैं, तो थोड़ा सा भ्रम रहता है, इसके बारे में आप बताएं। 2 प्रश्न है इसमें आपके। पहली बात है आपका वैदिक विज्ञान के विविध आयाम, यानी ज्योतिष का जो विज्ञान है, तो उसमें आपने जो शब्द कहा है उसी में ही 2 प्रश्न छुपे हैं। एक तो है वैदिक, यानी जो परंपरा से चला रहा, जो परंपरा से चला आता है वो गुरु सुश्रुत होता है, वो एक सिस्टम से पढ़ा जाता है, उसको क्रम से अनुसार उसको लिया जाता है, और वही जब विज्ञान की दृष्टि में आता है, तो जैसे ज्योतिष को आप लीजिए कि ज्योतिष हमारा, उसके विविध आयाम क्या है, तो देहम द्रव्य पराक्रमो सुख सुतौ शत्रु कलत्र मृति भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गजता लाभ व्यय लग्नतः, यानी ज्योतिष हमारे उसके लिए, उसका विज्ञान का पहला पक्ष क्या है, उसको जानकारी का पहला पक्ष है कि ज्योतिष हमारे लिए शारीरिक रूप से, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेलनेस के लिए काम करता है, हमारी वेल्थ के लिए काम करता है, हमारी स्ट्रेंथ के लिए काम करता है, हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए काम करता है, हमारी एजुकेशन को लेकर के काम करता है, हमारी विल पावर, और साथ ही साथ हमारे लिए जो कोई गंभीर रोग हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, और उसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा फ्यूचर, हमारा फेथ, और उसके साथ में हमारी जॉब प्रोफेशनल्स, और लास्ट में क्या अगर एनालाइज करता है व्यक्ति जीवन में कि मैंने कितना लाभ किया और कितना व्यय किया, तो इन सारे पक्षों पर ज्योतिष अपनी बात रखता है। तो क्या एक जो ऐसा विज्ञान, ऐसा शास्त्र जो इतने बारीकी से एक एक सेक्टर को चुन करके लाता हो आपके लिए, तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर वैज्ञानिकता नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी, और क्रम भी बिल्कुल सेट किया हुआ है। तो जब हम इसको देखते हैं, अब इसका विज्ञान आजकल और बढ़ जाता है महत्व, क्योंकि जैसे शिक्षा ही है, शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। आप शिक्षा के अंदर बच्चे की मेमोरी से लेकर के, उसकी इच्छा से लेकर के, उसके चयन करने के क्षेत्र से, पाठ्यक्रम से लेकर के बच्चा कितना याद कर पाता है, स्मरण रख पाता है, परीक्षाओं में परिणाम लाता है, और साथ ही साथ जितने प्रकार की शिक्षा हो गई है, आजकल नया एक और युग चला है डेटा साइंस का, AI जी, तो रोबोटिक साइंस है, या विज्ञान के और भी है कि ये व्यक्ति इलेक्ट्रिकल में साइंस में अच्छा हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में बढ़िया हो सकता है, मैकेनिकल में हो सकता है। ऐसे ही हर विधा के बहुत से पक्ष हैं। अगर आप मेडिकल की बात करें तो बहुत से पक्ष हैं, आप जर्नलिज्म की बात करें तो बहुत से पक्ष हैं, आप अगर एंकरिंग की बात करें तो बहुत से पक्ष हैं। आजकल उसमें नई सारी चीज़ें हो गई हैं, इवेंट मैनेजमेंट, डिज़ाइनिंग, फैशन, तो ये सारी शिक्षाओं के क्षेत्र जो हैं, ये ज्योतिष में रोज नई रिसर्च के क्षेत्र बने हुए हैं। और अपने लिए ठीक क्रम से यदि आप बच्चे को अच्छा विषय, उसकी कुंडली को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर ये चयन करा दे, तो हो सकता है उसकी जॉब स्किल और उसके वर्क को लेकर के वो बहुत कारगर सिद्ध हो जाए। सर, वो मैंने सवाल किया था, उसका जवाब मैं, दूसरा प्रश्न जो आपका था तिथियों के भ्रम को लेकर के, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन
आपने उसमें बात कही कि पंडितों से हम पूछते हैं। देखिए, पंडित जी लोग जो हैं, जो सभी लोग लगभग अपने हिसाब से सब लोग जानकार होते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान का, ज्योतिष की विधा का, ज्योतिष की पढ़ाई का थोड़ा अभाव उनके पास भी होता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यह है आपका कार्य, तो इसकी जो प्रारंभिक, क्योंकि कर्मकांड जो है या पौरोहित्य कर्म जो है या पूजा पाठ है, उसका भी बेसिक ज्योतिष ही है। कैसे है? अभी 9 संवत्सर शुरू हुआ, अभी रामनवमी बीती है, आज एकादशी है, तो ये सब आप जो जान रहे हैं ये कैसे होता है। तो हमारे यहाँ पहले ही सब संकल्प में प्रारंभ होता है। विक्रम संवत 2083 आ गया है, शकशाली वाहन परिवर्तन हो गया, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष ये तिथि है। तो आप वहाँ पर ठीक से पंचांग को देख लीजिए। यदि आपको नहीं पता तो आप किसी ज्योतिर्विद से पूछ लीजिए, उसके बाद आप अपना वक्तव्य दे दीजिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ 2 त्योहारों के आने में एक मुख्य कारण है कि हमारे पंचांगों के अंदर वेरिएशंस। तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में भारत में रहता है, हर क्षेत्र का एक अपना परंपरा है, हर क्षेत्र की परिपाटी है और हर क्षेत्र का एक पंचांग है। आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ये मैं अपने और कार्यक्रम में भी कह चुका हूँ, क्यों? उसमें आपको सुविधा होती है, उसमें आप भ्रम में नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामनवमी को लेकर के लोगों के अंदर दुविधा थी, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्षेत्र में, जैसे आप यहाँ अजमेर में इस समय हैं और यहाँ का निम्बार्क संप्रदाय किशनगढ़ में महाराज चरी जी का जो है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है, तो उसके अनुसार जो चीज़ें चलती हैं उनको ज़्यादा आपको लेना चाहिए। दूसरी बात कि तिथियों को ध्यान में रख करके त्योहार निर्धारित किए जाते हैं। ये कतई मत सोचिएगा कि त्योहारों को ध्यान में रख के तिथियां बनाई जाती हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जो पंचांगकार होते हैं, जो ज्योतिर्विद होते हैं, और वो धर्मशास्त्र के पक्ष को ध्यान में रख करके त्योहार का निर्धारण करते हैं, आपकी किसी की मन मर्जी से नहीं करते। समाज में लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, हिसाब से वो नहीं करते, हिसाब से करते हैं सोशल मीडिया के भ्रम। जी बिल्कुल। हिसाब से करते हैं जिनको नहीं जानकारी है, उनका अल्प ज्ञान। हिसाब से करते हैं वो लोग जो समाज के कारण कहीं ना कहीं एक दूसरे के सुनने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है, जैसे रामनवमी में क्या था कि 26 तारीख को दोपहर में 11:50 से रामनवमी प्रारंभ हो गई और 27 तारीख को दोपहर में 12:20 तक है। लेकिन उसका विधान है कि दोपहर में 12 बजे यानी मध्याह्न काल के अंदर भगवान राम का जो जन्म समय है उस समय नवमी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहां पर आगे के साथ 26 भी है और 27 भी है। तो इसके अंदर सनातन परंपरा, भारत की वैदिक विज्ञान परंपरा में 2 परंपरा महत्वपूर्ण है, एक है वैष्णव, एक है स्मार्त। वैष्णव जो लोग भगवान विष्णु और उनके विविध जो संप्रदाय हैं, रामानुज संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनके जो अनुयायी हैं वो लोग उदया तिथि यानी बाद वाली तिथि को महत्व ज्यादा देते हैं। तो उस कारण से 27 को ज्यादा प्रचलित है। और पूर्व के क्षेत्रों में भारत के खास तौर से और दक्षिण में वहां पर औदयिक से पहले जो पूर्व वाली जो तिथि है, स्मार्त वाले, स्मृति वाले, जो कहते हैं कि पहले में जो पड़ जाए उसके आधार पर होता है। होली को लेके भी लोगों में डाउट था कि होली के लिए दुलंडी छारंडी, उसके लिए मैंने भी अपना कार्यक्रम भी दिया था और अपनी बाइट भी दी थी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसके अंदर मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा दर्शकों से भी कि इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट साइंस जरूर है। तो इसलिए पंचांग को फॉलो करें या पंचांगकारों को फॉलो करें, या फिर उन कर्मकांड वालों लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि पहले ठीक से समझ लें, निर्णय कर लें वस्तुओं का, चीज़ों का, और उसके बाद ही किसी बात को रखें। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ इस संबंध में, जो भ्रम हो रहा था, तो ये एक बड़ा लंबा विषय है, लेकिन पूरे भारत को सोशल मीडिया ने इस प्रकार से उथल पुथल किया ताकि हमारी वैदिक सभ्यता को या सनातन परंपरा को थोड़ा सा भ्रमित किया जा सके। अब इसको लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अक्टूबर में एक सभा हुई थी और उस सेमिनार के अंदर ये निर्धारित किया गया था कि सारे भारत के पंचांगकार अगले बार से जो पंचांग बनेगा अगले वर्ष से, उसमें एक ही निर्णय सभी का रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा तिथियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें निर्भर करता, जैसे जन्माष्टमी है, निर्भर करता है कि उस समय में वो नक्षत्र, तिथि, वार सब कुछ ठीक से बैठता है कि नहीं। 27 तारीख को रामनवमी का कारण था कि पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म अगर मिल जाता है, पुख्य में नहीं भी मिलता है, तो पुनर्वसु का आधान करना चाहिए। तो धर्मशास्त्र को लेकर के विषयों का चयन किया जाता है, मन मर्जी नहीं होती है। तो इसमें पंचांग का अनुसरण करना बेहतर है। यदि नहीं पता है
तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप और हमारे कमेंट और हमारा जो वैदिक एस्ट्रो विजडम इंस्टाग्राम पे है, मेरा फेसबुक पे भी पेज है, या डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा के नाम से भी आप मुझे देख सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं और हमारी टीम के लोग भी आपकी सहायता कर सकते हैं। सर, एक और छोटा सा सवाल है कि हमारी ज़िंदगी में ज्योतिष का क्या महत्व है, इसके बारे में युवाओं को एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, ज्योतिष आपकी बारिश में छाता जितनी सहायता कर सकता है। ज्योतिष एक परामर्श करने का कार्य करता है। परामर्श करने के बाद अनुसरण आप ही को करना है। ज्योतिष प्रेरित करता है। ज्योतिष कर्म विधान शास्त्र है, भाग्य विधान शास्त्र नहीं है। मैं वापस कह रहा हूँ, ज्योतिष भाग्य विधाता शास्त्र नहीं है, ज्योतिष कर्म विधान का शास्त्र है, जो आपकी आने वाली पॉसिबिलिटी को देख करके आपको प्रेरित करके कुछ कार्य करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो छोटी छोटी रेमेडीज या बड़ी बड़ी रेमेडीज आपको लाभ दे सके, आप अच्छे समय में बहुत बेहतर कर सके और खराब समय को धीरज के साथ और विवेक युक्ति लगा करके आप उससे बच के निकल सके। ये महत्वपूर्ण है। यदि आप खराब समय में किसी विवाद में, किसी ऐसी चीज़ में फंस जाएं, बड़ी विडंबना में फंस जाएं, तो उससे आपका लंबा घाटा नुकसान हो सकता है। और ज्योतिष आपको ईश्वरीय ज्ञान से इतनी सहायता करने के लिए कि उससे हम कैसे हल्के में बाहर निकल सकें, उसके लिए आपकी सहायता करता है। इसमें बात आई आपको लास्ट में रेमेडीज़ की या उपाय की। तो वैदिक परंपरा में 3 प्रकार के उपाय हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। सर, चौथा मेरा एक सवाल है आपसे हेल्थ मेंटल को लेकर, और तंत्र मंत्र को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन सर, तंत्र मंत्र के साथ आप दर्शकों को ये ज़रूर बताइएगा कि यंत्र क्या होता है। ज्योतिष में इसका भी काफ़ी अहम रोल रहता है, तो इसके बारे में सर बताना चाहेंगे। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, जिससे आप उसका रेमेडी के तौर पर उससे आप देखते हैं। रेमेडियाँ निश्चित रूप से स्पिरिचुअल पावर ही एक ऐसी शक्ति है जो आपकी वर्तमान की दशा, ग्रह दशा या आपकी व्यवस्था को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आपको सुकून दे सकती है। अगर इसमें कुछ सहायता कर सकता तो वो ईश्वरी शक्ति ही आपकी सहायता कर सकती, चाहे वो किसी के लिए भी हो। उसमें हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता में जो है 3 चीज़ें उसमें मुख्य निकलती है। पहली है मंत्र, दूसरी है तंत्र, तीसरी है यंत्र। और ज्योतिष में 2 एडिशनल चीज़ हमारे यहाँ चलती है, एक औषधि और एक रत्न विज्ञान। मैं आपको छोटा सा परिचय देता हूँ। तो मंत्र का मतलब जो हमने बचपन से कहीं सुना है, गायत्री मंत्र से लेकर के जिस प्रकार के भी ईश्वर का, किसी भी देवी देवता को लेकर के, तो हर ग्रहों के साथ किसी न किसी देवी देवताओं का कनेक्शन है। उनके साथ उनके उपाय, और उनके उपाय करने के लिए एक विधि, परंपरा, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो आप बिना किसी की जानकारी के करते हैं तो आपको लाभ नहीं देता है, लेकिन आप किसी के सानिध्य में करते हैं, किसी के द्वारा कराते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कार्य करता है। दूसरा है तंत्र का उपाय। उसका मतलब है छोटे छोटे नुस्खे, उपाय। ये तिल चढ़ा देना, दूध मिला के चढ़ा देना, या कुशा रख देना, गंगा स्नान कर देना, कुछ गौमूत्र की छींटे लगा देना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। वो सब उसी का माध्यम से बनती हैं। लेकिन वो एक उसका एक अलग से जब वो अंदर जाते हैं तो एक बहुत लंबी विधा है और उसके जानकार बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, और उसका प्रयोग कम ही लोग करते हैं। तीसरा यंत्र। यंत्र एक साधारण सुविधा है। साधारण यानी यंत्र जो है वो इस प्रकार का रहता है जी। जैसा आप देख पा रहे हैं, कॉपर पे बना हुआ है, लगभग 4 बाय 4 इंच पे। यंत्र जो है वो एकदम ज्योतिष से सामने बिल्कुल सायुज्य है उसका। कैसे? यंत्र जो होता है वो ज्योमेट्रिकली, बायोलॉजिकली जो गॉड है, जो देवता है, जो ग्रह है, उसका जो ज्योमेट्रिकली गणितीय जो उसका स्वरूप हो सकता है वो उसको इंडिकेट करता है। और यंत्र को बनाने का एक सिस्टम है, एक मुहूर्त है, एक पद्धति है। हर यंत्र का अपना अलग अलग विधान है। उसे यंत्र को हम कैसे, पहले तो उसे ऊर्जित करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, देन उसको लगातार रिचार्ज भी रखना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप उसको रखते हैं अपने यहाँ पे, अपने घर पर, अपने स्थान पर, अपने वर्किंग एरिया पर, तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करता है। और एक जिस प्रकार से बैंक में रखी हुई एफडी आपको ब्याज की तरह काम देती है, ठीक उसी प्रकार से रखा हुआ यंत्र आपको धीरे धीरे अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। बस आप उस पर अपना ध्यान लगाए रखिए। रही बात औषधि और रत्नों की, तो औषधियों के अंदर हर ग्रहों की औषधियाँ बताई गई हैं। जैसे सूर्य भगवान को लेकर के मदार, जिसे आंकड़ा कहते हैं, चंद्रमा को लेके पलाश की लकड़ी है। तो औषधियों से स्नान, औषधियों का दान, औषधियों से हवन, औषधियों को किसी को देना, उसको मिक्स करके हवन करवाना, बहुत सी पद्धतियों से इसका उपाय भी होता है।
और पांचवा जो और मुख्य जो है वो है रत्न विज्ञान। आपने सुना होगा शुरू से ही सभी के यहाँ, भारत के अलावा भी पूरे विश्व में रत्नों का बड़ा महत्व है जी। उसमें माणक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम और इसके अलावा उपरत्न भी बहुत से आते हैं, फिरोजा, हकीक और एमेथिस्ट, जियोड आजकल भी बहुत सारे इसमें प्रचलित हुए हैं, कैटसाई वगैरह। लेकिन रत्न और उपरत्न यही कारगर होते हैं। आजकल इसके अंदर भी एक भ्रम चला हुआ है, जैसे कुछ ऐसे रत्न हैं जो रत्नों कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ धरती से मिलने वाले पत्थर तो हैं ही, तो उसे क्या करते हैं कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसे बेच दे रहे हैं, किसी आप धारण कर लीजिए, बेच रहे हैं सर वो। हाँ, वो उनके लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं है, और है तो उतना ही सहायक होगा जितना उसकी मात्रा है। तो जो मुख्य रत्न है उसके लिए समानांतर थोड़ा बहुत उपरत्न कार्य करता है, और उसके बिल्कुल अगर आप लेते तो समझिए कि कितना ही कार्य करता होगा, तो उसको उतना ही देखना चाहिए ध्यान से। आजकल लोगों को बड़ा शौक है से ट्रेन और पुखरा, ये पायलट इत्यादि चीज़ों को लेकर के ब्रेसलेट वगैरह सब चलते हैं, ठीक है। और हमारा जो वैदिक एस्ट्रो विजडम के नाम से जो इंस्टाग्राम पर है, वहाँ पर आपको यंत्र और सही पुखराज या सही यंत्र, सही रत्न और ये जो सही उपरत्न है ये भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो हमारी टीम इस पर लगातार कार्य करती है। साथ ही साथ एक मुख्य चीज़ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष रत्नों की तरह ही होता है और उसकी तरह ही कार्य करता है, बस आपको कौन सा पहनना है और कब धारण करना है ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपके लिए बहुत सटीक उपाय कार्य करते हैं। तो ये है इसका उपाय का। सर सोशल मीडिया पर अभी देखा है आपने कि युवाओं की एक बड़ी टीम जो सोशल मीडिया पर दिन रात लगी रहती है। ज्योतिष के बारे में एक छोटा सा सवाल ये है मेरा सर कि शादी से पहले गुण मिलना ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर युवाओं की दोस्ती हुई, आपस में साथ में पढ़े और शादी कर ली, प्रेम विवाह हो गया बिना गुण मिले, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? बाद में फिर परेशानियां उठानी पड़ती हैं उनको। देखिए, रिलेशनशिप ज्योतिष का और जन्मपत्री का एक मुख्य भाग है। पहला भाग जो है वो स्वयं का है, यानी स्वयं की देह का, स्वयं का शरीर का है, और ठीक उससे जो सातवां भाग है वो विवाह का, यानी आधा जीवन उसके बाद आदमी का माना जाता है, तो उसका योगदान है हमारे जीवन में। और जिसे रिलेशनशिप कहते हैं उसकी शुरुआत वहीं से होती है, जैसे आपने कहा गुण मिलान, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो पहले परिवार अपना देख लीजिए, अगर आपको उचित लगता है तो पहले गुण मिलान करने की परंपरा होती है। गुण में अगर आपके जैसे नक्षत्रों की गणना कहते हैं, और नक्षत्रों की गणना यदि आपकी उचित बैठती है, मैं उसमें एक बार आपको थोड़ा सा बीच में दर्शकों से कहूँगा कि कृपया केवल मोबाइल पर आप पता नहीं किस उपकरण का, किस ऐप का, किस प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि कितना सही है कि नहीं, कुछ ही उसमें से बिल्कुल सटीक है। तो कृपया जानकार व्यक्ति से अगर आप पंचांग के माध्यम से गणना बनाते हैं वो सबसे सटीक होती है। उसके बाद आता है उनकी कुंडली का नंबर। तो टेम्परामेंट इज सो इम्पॉर्टेंट, जो आपने कहा कि बाद में तकलीफ आती है, उसमें महत्वपूर्ण है गुण मिलने के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार भी मिलना चाहिए। और व्यवहार मिलने के लिए मंगल दोष या शनि का दोष या किसी प्रकार की, और शुक्र कमज़ोर है तो नहीं कुंडली के अंदर में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो व्यवहार का कलेक्शन प्लस टेम्परामेंट, खुद का स्वयं का व्यवहार भी उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात प्रेम प्रसंग वाली, तो उसके अंदर से देखिए विधान तो ज्योतिष या सनातन का विधान तो यही कि भाई पहले आप इस माध्यम से जाइए, लेकिन आप अगर सीधे ही किसी माध्यम से दिया, आपको कोई किसी व्यक्ति का आपने चयन कर लिया है, जब चयन कर ही लिया है आपने, तो अगर आपके पास समय है तो उसके पहले आप कुछ जानकारी ले लीजिए। यदि उसके अंदर कुछ उपाय इससे माध्यम से अगर हो सकता है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए कारगर होगा, आप बड़े ब्लंडर से बच सकते हैं। बट समहाउ अगर आपने बिल्कुल ही डिसाइड कर लिया है और हो गया है, आपको लगता है कि कुछ मिसबैलेंसिंग है, तो आप उसके लिए एक बड़ा अनुष्ठान, बड़ा उपाय किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से उनके सानिध्य में कर सकते हैं, वो भी आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन बिल्कुल आप इसको परोक्ष कर दीजिए, और आप बाद में जब फंस जाते हैं तब जाकर के आप इस पे आइए, तब आपका कोई बहुत ज़्यादा आपका भला नहीं कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सरेराह से बातचीत करने के लिए। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर जो भी डॉक्टर शर्मा जी से, कुंज बिहारी शर्मा जी से आपको सवाल हैं, तो हम इनके नंबर हमारे प्लेटफॉर्म पर देंगे, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, और जल्द ही हम इनसे दोबारा मुलाकात कराएंगे। तो सरेराह के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।